आदाब नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ अवामी मसाइल पर भी इस खबर के जरिए आप तक आगाही देंगे कि सरकार और आवाम के बीच में कहीं ना कहीं टकराव भी बन रहा है, क्योंकि जो रोज़मर्रा मामला जो आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन बुलेटिन का आगाज़ कर रहे हैं पीडीपी के खीमे के लिए। आज बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। साबिक वज़ीर कानून सईद बशारत बुखारी ने आज घर वापसी की है और काफ़ी वक्त के बाद जो सईद बशारत बुखारी वो पीडीपी से दूर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ देर के लिए गए, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी कुछ वक्त के लिए जुड़े रहे और आज बाज़ाब्ता तौर पर फिर से उन्होंने घर वापसी की और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर, पीडीपी के पार्टी हेडक्वार्टर पर सीनियर लीडरान की क़यादत में आज उन्होंने घर वापसी की। और घर वापसी के दौरान उन्होंने कई सवालात का जवाब भी दिया जो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्यों पीडीपी से निकले थे, क्यों आपने पीडीपी को छोड़ा था, सरकार चली गई थी पीडीपी की और आप भी चले गए थे, और उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस गए तो वहाँ से क्यों निकले, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का साथ क्यों छोड़ा। ये सारे सवालात कहीं ना कहीं आज बशारत बुखारी से पूछे गए और बशारत बुखारी ने इनका जवाब भी दिया। बशारत बुखारी आज दोबारा से पीडीपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि जिस दौरान वो दूसरी पार्टियों में गए उन्हें तजुर्बा हासिल हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो तजुर्बा और वो सीखना आज उनके काम आया और आज वो दोबारा से अपने घर में वापस आ गए हैं। सईद बशारत बुखारी ने वॉइस टीवी उर्दू के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सनम एजाज के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। जर्नी तो तब स्टार्ट हुई जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी। हाँ, ये जो रास्ता है तालहद, ये बड़ा कठिन होता है, इसमें नशीब फराज आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हम भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं। मैंने गलती कभी नहीं की, लेकिन मैंने तजुर्बा हासिल किया, गलती नहीं की। क्या पाया तजुर्बे से? मैं बेहतर इंसान बन गया, बेहतर सोच आ गई और काफ़ी दुनिया देखी। अच्छा है, मेरे लिए ज़ात के लिए अच्छा है। मैं तब भी वो काम कर रहा था, मैं आज भी वो काम करूँगा। आपके सामने है सब। मैं नुमाइंदगी करता था, बात करता था, इशूज़ को रेज़ करता था, बिला लहज़ब मज़हब मिलत रंग नस्ल ज़ात पात स्टेटस करता था मैं, क्योंकि हम समझते थे कि आज नुमाइंदे नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि लोगों ने मोहब्बत दी है, हमको किसी कुर्सी और पायदान पे बिठा दिया है। तो मुझे लगता है कि आपकी बार ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप थे और यहाँ आए, वहाँ पे आप ज़्यादा बेटर गोल अचीव कर सकते थे या यहाँ पे कर सकते थे? ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक आपकी ज़ात कि आप कहाँ हैं, क्या करना चाहते हैं। दूसरा, अगर प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहाँ पे आपका ज़हनी नाता जुड़ जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, सईद बशारत बुखारी पीडीपी में दोबारा से शामिल हुए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 रोज़ा वर्किंग ग्रुप इजलास तलब किया था। कल और आज ये इजलास जारी रहा श्रीनगर के मरकजी दफ्तर पर और इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पार्टी के सदर हैं उनकी सदारत में ये इजलास चला और साथ ही जो पार्टी से वाबस्ता लीडरान हैं वो भी इस इजलास में शामिल रहे। गालिबन 55 के करीब जो लीडरान हैं वो जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो शामिल रहे और उनसे राय ली गई है। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बात की। लोकसभा इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला की हार पे भी बात हुई है कि क्या वजह रही कि उमर अब्दुल्ला वहाँ जीत कर नहीं आए और आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए से हिकमत अमली क्या रहेगी, इस पर भी बात हुई है। और 2 दिन का ये इजलास जो है बड़ा अहमियत का हामिल माना जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और गालिबन इजलास ख़त्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी दी जाएगी पार्टी सदर की जानिब से और बताया जाएगा कि इस इजलास का असल मकसद क्या है। पर पार्टी को गियर अप किया जा रहा है अब असेंबली इंतखाबात के लिए। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयारी कर रहे हैं। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। इसी पे हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास कितना अहमियत का हामिल है, कितना फ़ायदा मिल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। असेंबली इंतखाबात से पहले लीडरशिप से सूरत हाल जानने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा इंतखाबात भी डिस्कस किए जा रहे हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 रोज़ा इजलास के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाकी जो सीनियर क़यादत है वो शामिल रहे और कहीं ना कहीं बातचीत हुई, तबादला ख्याल हुआ, जहां कमियां हैं उनकी का भी जिक्र किया गया है।
जहां कोताहियां हैं उनको दूर करने की बात भी कही जा रही है। तो इस इजलास को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि असेंबली इंतखाबात का जिक्र भी इसमें आया है और इसके साथ साथ लोकसभा में जो बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार हुई है उस पर भी तबादले ख्याल किया गया। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हिलाल हांजूरी से, हमारे सीनियर साथी, और उनसे तफसीलात लेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास, एक तरफ जहां पीडीपी में शमूलियत, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात का जिक्र किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ महीनों के अंदर ही असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। यानी हर एक सियासी जमात अब कहीं ना कहीं तैयारियों में लगी हुई है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों तक जाने की ज़रूरत है। लोकसभा इंतखाबात में जहां कहीं कमियां दिखी हैं, जहां कमजोरियां नजर आई है, उन कमजोरियों को दूर करने की बात की जा रही है। हिलाल हांजूरी मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। हिलाल, खैर मकदम है आपका। 2 रोज़ा इजलास के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है शामिल रहे और बाकी लीडरान, 55 के करीब ऐसे जो लीडरान हैं वो जम्मू कश्मीर के से जिनका ताल्लुक है वो इस इजलास में शामिल रहे। बात की जा रही है कि कोताहियों की बात भी की जा रही है कि लोकसभा इंतखाबात में जो बारामूला नशिस्त पे हार हुई है उस पर तबादला ख्याल हुआ है। आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर हिकमत अमली तय की जा रही है, कहाँ कमजोरियाँ हैं उनको दूर करने की बात कही जा रही है, कहाँ पे और बेहतरी लाने की जरूरत है। तो ये सारे मामला है। इस इजलास को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन के साथ इस इजलास के हवाले से जो आज कंक्लूड हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कोर कमेटी थी उस हवाले से, तो 2-3 चीजें जो कल ही हमने बताई कि क्या एजेंडा था, जिसमें रिसेंटली जो कंक्लूड हुए हैं इलेक्शंस, एक तो उसमें क्या नफा रहा, क्या नुकसान रहा, एक तो उस पर डिस्कस हुआ कहाँ कोताही है, कैसे पार्टी को मजबूत से मजबूत बनाया जाए, और साथ ही साथ अपकमिंग इलेक्शंस ये अगरचे प्रायोरिटी रही है। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने कंक्लूडिंग एड्रेस में यहाँ कोर मेंबरान से मुखातिब हुए तो एक बात फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बात दोहराई कि 370 के मामले पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो उनके आसासात है, वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन से लेकर दिल्ली तक उसे अच्छी तरीके से उसको उठाया जाएगा और जो अवाम के एस्पिरेशंस है विज़ आर्टिकल 370 तो उसको अच्छी तरीके से जो है एड्रेस किया जाएगा और उस आवाज को बरकरार रखा जाएगा। दूसरी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑटोनॉमी का जो उनका मौक़िफ़ है उसको एक बार फिर से आज दोहराया गया। हालांकि काफी वक्त तक हम देख रहे थे कि ऑटोनॉमी का कोई जिक्र नहीं हो रहा था जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उनके जो बाकी साथी हैं उन्होंने एक बार फिर से यह मामला उठाया कि 370 और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी कायम है और उस हवाले से वो अपना नुक्ते नजर, अपना मौक़िफ़ जो है सरकार के साथ और पब्लिक के साथ हमेशा उठाती रहेगी। नंबर 3 जो एक अहम आज की इस मीटिंग के अंदर हुआ है वो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस आईन में तब्दीली लाने की बात की गई है। ये आज एक बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी आईन है उसमें तब्दीलियां लाने के हवाले से तजावीज रखी गई हैं। एक रेजोल्यूशन रखा गया है जिसे पास नहीं किया गया है लेकिन उसे प्रपोज किया गया है और इस हवाले से जो कोर मेंबरान हैं उनसे तजावीज हासिल की जा रही है कि आप हमें बताएं कि इसमें कहां पर तजावीज है, चाहे उसमें कोई ओहदा बढ़ाना हो, कहीं ओहदा कम करना हो या नए पोस्ट क्रिएट करना हो या कुछ और चीजें हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती हैं, तो उस हवाले से ये ओपन रखा गया है कि सभी मेंबरान इस हवाले से अपनी राय दे सकते हैं ताकि इस जो आईनी असासा है उसमें जो है तब्दीली लाई जा सके। तो ये कुछ अहम चीजें थी जो आज इस इजलास के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो उनके बाकी साथी हैं उन्होंने रखा और यही इसका कंक्लूजन भी नजर आ रहा है। हिलाल, एक चीज मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अगर हम लोकसभा इंतखाबात की बात करें, इंडिया अलायंस इंतखाबात लड़ रहा था मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीट शेयरिंग हुई है। क्या असेंबली इंतखाबात को लेकर ऐसी कोई बात सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान ने इशारा दिया है कि सीट शेयरिंग नहीं होगी असेंबली इंतखाबात में, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी। क्या इत्तेहाद जो इंडियन अलायंस का है वो आगे रह पाएगा? देखिए, ये रह पाएगा नहीं रह पाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल सकता है जब शायद इलेक्शन डेट्स अनाउंस की जाएगी। अभी तक अगरचे इस कोर ग्रुप की इस मीटिंग में भी कुछ
मेंबरान ने इस तरह की बातें की थी। हालांकि ज्यादा इस पर कोई बात नहीं हुई है। ज्यादातर यहाँ पर यही बात हुई है कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाया जाए और कैसे आने वाले इंतखाबात के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। कुछ एक मेंबरान ने अगरचे इस पर हल्की सी बात रखी है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस पर ज्यादा कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई ज्यादा बात नहीं की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो नुक्ता नजर वहां से सामने आ रहा है वो यही है कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं तो और कोई नोटिफिकेशन निकलती है और बाज़ाब्ता तौर पर ये तस्वीर साफ हो जाएगी या वो तस्वीर साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगस्त के महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, तो उस हवाले से तभी ये सारी जमातें जो इंडिया इत्तेहाद के अंदर है वो फिर मिल सकती हैं और वहां से क्या निकल कर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तफसीलात देने के लिए। फिलहाल 3 अहम जो पॉइंट्स हैं वो मीटिंग के अंदर इस वर्कर्स ग्रुप के अंदर जो डिस्कस हुआ है उसमें ऑटोनॉमी की बात दोबारा से की गई है और 370 को लेकर मामला जो स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको लेकर बात की गई है और अब आईन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईन है उसमें फेरबदल की बात भी कही जा रही है कि ये तीनों अहम पॉइंट जो है डिस्कस हुए इस 2 रोज़ा इजलास के दौरान, जहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत बाकी क़यादत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बात की है, पर इंतखाबात को लेकर बात हल्की फुल्की हुई है। क्या इत्तेहाद रहेगा ये वक्त फैसला करेगा। पायदार और महफूज शहरों की तामीर हमारा बुनियादी हदफ है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक कनक्लेव के दौरान श्रीनगर के अंदर एक कनक्लेव हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पायदार और महफूज शहरों की तामीर व तरक्की बुनियादी हदफ है मौजूदा सरकार का। उन्होंने कहा कि शहरी सलाहियतों को सामने लाने के लिए मुतलकीन और कम्युनिटियों को इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है, यानी जो मुतलकीन हैं उनके साथ साथ कम्युनिटियों को मिलजुल कर शहरी तरक्की में अपना रोल निभाना होगा। शहरी मनसूबा बंदी को पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और रिहायशों को खुशहाल बनाने के लिए काबिल बनाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जोर दिया है अर्बन लोकल बॉडीज़ महकमे पर भी कि किस तरह आप शहरों को मजबूत बना सकते हैं, शहरियों को का तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो। इन ख्यालात का आज उन्होंने इजहार किया है श्रीनगर के अंदर एक कनक्लेव के दौरान। नाज़रीन, फूड एंड ड्रग्स महकमे की बात करें तो बारामूला के अंदर एक रोज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें बारामूला और कुपवारा जो है वहाँ के जो इस सन्नत से वाबस्ता लोग हैं वो आए हुए थे और वहाँ पे स्टॉल्स का भी अहतमाम किया गया था। स्टॉल्स नस्ब किए गए थे इस कनक्लेव के दौरान। कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें क्वालिटी फूड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं फूड वो क्वालिटी होना चाहिए, जो हम बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं वो क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक और जो बात इसमें अहम कही है कि हम लेसन्स अब प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो भी लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, होटल के साथ या बाकी जिस तरह के जो फूड पॉइंट्स खोले जाते हैं, अगर कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है तो उसको बाज़ तौर पर लेसन्स दी जाती हैं, यानी इजाज़त उनको मिलती है। पर जो इजाज़त के बगैर लोग काम करते हैं उनको भी लेसन्स हासिल करनी चाहिए। कमिश्नर ने मीडिया के साथ बात की है प्रोग्राम के बाद, क्या कुछ कहा वो हम आपकी नजर करते हैं। आज का जो प्रोग्राम था ये 3 अजला पे मुश्तमिल था, ज़िला बारामूला, ज़िला कुपवारा और ज़िला बांडीपोर। अलबत्ता इसका इनेकाद जो है वो सोपोर में किया गया और इसमें हमारे जो है डिफरेंट हमारे इनिशिएटिव्स है जो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है उनको अमलाने के लिए है। और इसमें हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स है सरकार की तरफ से उनको अमली जामा किस तरीके से पहुँचाया जाएगा। और साथ में ये भी है कि लोगों तक किस तरीके से हम जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, जो हमारी स्कीम्स है, किस तरीके से जो हाइजीनिक फूड है, क्वालिटी जो फूड है, किस तरीके से वो आवाम उसका इस्तेमाल करे, कैसे हमारा फूड बिज़नेस ऑपरेटर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी उसकी तैयारी वो करते हैं, प्रोसेस जो भी है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। चलिए, जानकारी दी गई है महकमे फूड एंड ड्रग्स की जानिब से कि कैसे आप फूड का इस्तेमाल करें।
क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो भी इस्तेमाल करें, जो भी आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें, खासकर जो बच्चों को दे, उसमें ज़रूर क्वालिटी का आप ध्यान रखें। ये इस तरह की अवेयरनेस के हवाले से भी बात की जा रही है कि अब महकमा जो है वो लोगों तक अवेयरनेस देगा और हर एक अजला में इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा जहां इस हवाले से लोगों को आगाही दी जाएगी कि फूड क्वालिटी होना कितना ज़रूरी है और जो लवाजमात इसके लिए पूरे करने हैं उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। इधर महकमे फॉरेस्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो महकमे फॉरेस्ट है, महकमे फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो कार्रवाई करता रहता है जंगल स्मगलरों के खिलाफ। जहाँ कहीं भी जो टिम्बर है वो भी जब्त किया जा रहा है और गाड़ियाँ जो हज़ारों की तादाद में जब्त की जाती है महकमे की तरफ से और फिर उनको जो है एक जगह पे रखा जाता है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये बडगाम में भी इस तरह की जो है आपको तस्वीरें नज़र आएगी। ये टंगमर्ग का जो डिवीज़न है वहाँ पे ये उसकी वहाँ की तस्वीरें हैं। पर जो पीर पंचाल ओवरऑल पीर पंचाल डिवीज़न है वहाँ पे कई मकामात पर इस तरह की का स्टॉक रखा गया है। जो गाड़ियाँ आप जब्त करते हैं उनको फिर इस तरह रखा जाता है। होना चाहिए था कि इनका ऑक्शन करे, अगर पैसा कोई इसमें आ जाता वो महकमा इस्तेमाल कर सकता था अपने डिपार्टमेंट के लिए, ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए या जंगलात बढ़ाने के लिए। पर ये गाड़ियाँ जो है जंग आलूदा हो जाती है, ये गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती हैं, जंग आलूदा हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती है, पर इनको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। ये जो डिमांड है ये काफ़ी वक्त से लोगों की है कि अगर आपके पास गाड़ियां आपने जब्त की हैं उनका ऑक्शन करे, वो उनसे पैसा आप वसूल कर सकते, आप महकमे को फ़ायदा दे सकते, आप सरकार को फ़ायदा दे सकते। पर इस तरह का ये जो फैसला सरकार की जानिब से आपने गाड़ी ली है आप उसको जो है डिकम्पोज करें पर ऑक्शन में न लाए, कहीं ना कहीं इस फैसले पर ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए। नाज़रीन, साफ सफाई की बात हो, सरकार मिशन भी चला रही है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भी ये मिशन चला, कई सालों से ये मिशन चल रहा है जहां पे साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और सरकार दावे भी कर रही है कि हम किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। हमने अपने पहले वाले बुलेटिन 4 बजे की स्पेशल रिपोर्ट में आपको अस्पताल का हाल भी दिखाया कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे चल रहा है बांडीपोरा के अंदर, और अब हम आपको जो हाल अहवाल दिखाएंगे, सुनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे वो बेजबहारा इलाके का। ये बेजबहारा का पजलपोरा इलाका है जहां पे गार्बेज शेड तामीर किया गया है महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी ये महकमा रूरल सैनिटेशन ने बनाया है। यहाँ पे मकसद था कि आपको इलाके में जो आप कूड़ा करकट जमा करते हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ से फिर इसको शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम अलग अलग तरीके से जो है सॉलिड और वेस्ट जो है अलग अलग तरीके से ले रहे हैं लोगों से ताकि इसको इस्तेमाल में लाया जाए। कहीं बताया कि इसमें खाद भी बनाई जाती है, पर ये डंपिंग गार्बेज शेड आप देख लीजिए, ये अनंतनाग के बिजबहारा के अंदर है, पजलपोरा के अंदर है ये गार्बेज शेड, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले साल से यानी साल 2013 से इस गार्बेज शेड के अंदर इलाके में जो महकमा म्यूनसिपल या जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जमा करता है गार्बेज वो यहाँ पे रखते हैं, पर इसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। इस जो जमाशुदा वहाँ पे गार्बेज है इसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बदबू इतनी फैल चुकी है कि अब लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है, लोगों का इस इलाके की तरफ जाना मुश्किल बन गया है, क्योंकि अब इस इलाके में बदबू फैल चुकी है और वहाँ पे कुत्ते भी, आवारा कुत्ते भी ज़्यादा रहते हैं, जिससे ज़्यादा ही खतरा रहता है। लोगों ने कहा कि जो पैसे इसके लिए वागुजार किए थे, उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया, इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने पैसे वागुजार किए हैं, लाखों रुपया इस शेड को तामीर करने के लिए खर्च किए गए हैं, वो सारा ज़ाया हो चुका है। जिस मकसद के लिए ये शेड बनाया गया था वो मकसद हासिल नहीं हुआ। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप लोगों की बात भी सुनिए, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। असली ये बनो डस्ट बिन 5 पत 5 कड़न, तम सात दोप हफ्त गई हफ्त बाद लग गाड़ इन वो तमें सात ये थो तेल पत पम शुर यप डलस वत ये हून ये खतर शुरन शुर पे बोड़ ब्या जरूरी सत
तुम कह गान त्रो निवन टोटल कहीं कुर्बान कर ओनुक सोरे मलबह वैसा ये या गई थोड़ी तुलन बंद कर नत गई गड़ लागन गर पोश शुरन खतरा कूड़ कवाड़ पावन तुलन कहें बिल्कुल ना कहें अत कर लापरवाही अगर अम खुद गाड़े गाड़ी सोजान गाड़े तुलन यह गो बंद गई क्या बजी थो लोगों का इल्ज़ाम है कि लोगों के मसाइल हल करने के बजाय आप लोगों के मसाइल व मामला बढ़ा रहे हैं। चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है, लोगों को बच्चे वहाँ से गुजर नहीं पा रहे हैं। ये बस्ती वाला इलाका है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और एक तो बदबू और दूसरी तरफ से आवारा कुत्तों की वहाँ पे तादाद बढ़ने की वजह से हर वक्त खतरा लाक रहता है। तो इंतज़ामिया ने जिस मकसद के लिए ये गार्बेज शेड बनाया था वो मकसद लोगों को हासिल नहीं हुआ है। लोग अपील कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। अब ज़रा बात डोडा की भी करते हैं। डोडा कस्बे के अंदर लोगों ने शिकायत की कि पीने के पानी के हवाले से उनको किल्लत है। लोगों का इल्ज़ाम है शदीद गर्मी के बीच में भी लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यानी आए रोज़ अब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, चाहे जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, जो खिते राजौरी की बात हो, पीर पंजाब, हर एक जगह से लोग जो है वो नाराज़गी दिखा रहे हैं सरकार से कि कहीं बिजली का मामला, कहीं पानी का मामला, तो कहीं सड़कों की खस्ताहाली की वजह से लोग परेशान हैं। डोडा के जो डोडा कस्बे के लोग भी आज कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं महकमे जल शक्ति के हवाले से। क्या कुछ कह रहे हैं आपकी नज़र करते हैं। चल रही है, हाहाकार मची हुई है डोडा शहर में। गर्मी, ऊपर से तो गर्मी की मार, उसके बावजूद जो है पानी की किल्लत। देखिए इनके पास हम पीएचई डिपार्टमेंट के पास, जल शक्ति विभाग जो है, इनके पास हमने 2-3 बार डेपुटेशन गया, एश्योरेंस देते हैं। देखिए स्कूल के बच्चे हैं, आप स्कूल में बच्चे जो बाथरूम जाना हो, या उसके अलावा जो जनरल मासेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं। पानी की किल्लत पिछले 1-1.5 हफ्ते से पूरे शहर में है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।